हम्म। लाइव है हम लोग फेसबुक पर भी। चालू करो। गुड इवनिंग एवरीवन। एक लंबे टाइम के बाद आज मिलने जा रहे हैं। दिसंबर सेशंस में हमें हैबिट हो गई थी सबसे मिलने की, तो उसके बाद एक गैप आया। तो फिर से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 2025 की, लेकिन डेली नहीं होगी। हमारी कोशिश रहेगी हफ्ते या 2 हफ्ते में एक डॉक्टर को लेकर आया जाए। और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है प्लीज सीनियर डॉक्टर से कि आप प्लीज 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 सामने आइएगा। आपके एक्सपीरियंस की हम जूनियर्स को और हमारे भी जूनियर्स को बहुत जरूरत है। आप अपना एक्सपीरियंसेस जो आपके लाइफ के हैं होम्योपैथी को लेके आप शेयर करोगे, तभी आगे के बच्चे, आगे की जनरेशन्स जो है वो सीख पाएंगे। तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर 9814966919। देयर में मेरी किसी किसी भी टीम मेंबर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर स्वीक्षा, डॉक्टर अर्पना सोनी, डॉक्टर सरन, डॉक्टर संजय, डॉक्टर नीलम और डॉक्टर योगेश, डॉक्टर मनीष। आप किसी को भी कांटेक्ट करेंगे मेरे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन प्लीज आप सामने आइएगा, आपके एक्सपीरियंसेस की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रखा है हमने बेसिक, किस तरह से हम क्लियर होना चाहिए। तो टॉपिक मेरा रेडी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी जो दिल से हुआ वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। बेसिक्स। मैंने एक चीज, जब हमारे सीरीज आ रही थी दिसंबर की, या दिसंबर के बाद भी जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक चीज मैंने उनमें देखी है, जो हमारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ती है, कि उनको लगता है कि जब भी माइंड वाले डॉक्टर्स आते हैं तो मतलब हमारे ऑडियंस बड़ी बढ़ जाती है। उनको लगता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो दूसरे टॉपिक्स हमारे डॉक्टर्स लेके आते हैं, जैसे पैथोलॉजी लेके आ गया कोई, थेरापेटिक्स लेके आ गया, या संकरन का कोई मेथड आ गया, डॉक्टर वजेकर का मेथड आ गया, कोई ऑर्गेनिन का टॉपिक, कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे होम्योपैथी में ना। अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है तो हमारी ऑडियंस ऑटो कट पर ही कम हो जाती है। उनको लगता है कि क्यों, हमारी प्रैक्टिस माइंड से ही हो जाए तो इजी है। आज भी हमारे साथ जो हमारी ऑडियंस जुड़ी है, मैं पहले उनको ही सवाल है कि क्यों ऐसे लगता है कि माइंड वाली प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्यों हमको उसको फॉलो करना चाहिए। प्लीज कोई देगा जवाब। आज हमारा ड्यूल कॉन्वर्सेशन होगा प्लीज। कोई टॉपिक नहीं है, हम मैं भी आप लोगों से सीखूंगी उतना ही आज। प्लीज सामने आइएगा। आप में से काफी लोग हैं जो हेलो माइंड पर मैम। प्रैक्टिस। हाँ जी, हेलो जी। हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर धवन बोल रही हूँ। डॉक्टर। एक्चुअली क्या है, डॉक्टर ओके। धवन हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम। कह रही थी कि मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स माइंड से ही रिलेटेड है, इसलिए माइंड सिम्टम्स लेना तो मस्ट है। क्योंकि कुछ भी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो सूनर और लेटर माइंड से रिलेटेड ही होती है, तो इसलिए उसको मैम कोई कंसिडर एग्जांपल करना ही देंगे आप? पड़ेगा। और मैंने तो देखा है कि क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई फियर है, और उससे जो जो कंप्लेंट्स में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मैंने देखा कि माइंड इज द मेजर फैक्टर। स्किन डिजीज में माइंड इज द मेजर फैक्टर। इवन मैंने तो किडनी डिजीज, किडनी फेल केसेस में देखा है माइंड इज द मेजर फैक्टर। उसमें उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट हुई और उधर उनकी किडनी अफेक्ट होनी शुरू हो गई। तो माइंड का तो बहुत मेजर रोल है हर प्रॉब्लम्स में। बिल्कुल। हाँ जी। मैम आप क्या रिलेट कर सकते हैं इनको फिजिकली, किस तरह से? जैसे मैं बताया ना कि मेरे पास एक किडनी का पेशेंट अभी 5:30 बजे उसके अपॉइंटमेंट है मेरे साथ। तो या उनका मैंने कहा कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ। कहते हैं हाँ जी, हमारा मकान से हुआ के बाद मेरे को किडनी प्रॉब्लम हो गई। मतलब मेरे 7 केसेस हैं जो कि प्रॉपर्टी लॉस या बिजनेस बिजनेस लॉस के लिए
अल्सर वगैरह मैंने देखा। तो हर किसी का मतलब माइंड से तो है रिलेटेड, और उससे कॉज उसका ढूंढना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल लॉस के लिए। एक एक पेशेंट थी, वो हमेशा बिजनेस से रिलेटेड बात करती रहती थी कि मतलब वो उसका क्या प्रॉब्लम थी। सीवियर कॉन्स्टिपेशन फिस्टुला था उसको। और वो कहती है कि मैं ना मतलब जॉब ऐसे करूंगी कि मेरे फाइनेंशियल लॉस ना हो, मेरे पैसे ना खर्च हो, मतलब अच्छी अर्न करती है, लेकिन मेरे अगर वो बाय द वे जॉब में प्रोग्रेस ना हुई, वो सोच के उसको इतनी ज्यादा गेस्ट्राइटिस और बहुत सीवियर प्रॉब्लम, मतलब उसको 6 महीने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। तो उसके माइंड सिम्टम्स को ठीक किया तो वो लड़की बिल्कुल ठीक हो। तो चलिए। ईश्वर, हाँ जी, माइंड का तो मेन कॉज है ओके डिजीज जी। का, अकॉर्डिंग कोई टू और? माई एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, आप बहुत सही बात कर रहे हैं। कोई और सामने आएगा? कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो जिसको ये लगे कि हाँ इस वजह से ये होता है, या क्यों आप लोग या हम लोग माइंड को इतना प्रेफर करते हैं? डॉक्टर रमन ने जो बताया है कि माइंड से ही ऑलमोस्ट सारी कंप्लेंट्स स्टार्ट होती हैं। देखिए, जितने भी हमारे डिजीजेज हैं, दो टाइप्स की डिजीजेज हैं, माइंड टू फिजिकल और फिजिकल टू माइंड। 99% हम बोलते हैं कि माइंड से ही स्टार्ट होता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। ठीक है। फिजिकल से माइंड कैसे स्टार्ट आता है? जैसे कोई इंजरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मैकेनिकल इंजरी हो गया, उससे हम डिस्टर्ब होना शुरू हुए, वो फिजिकल टू माइंड आई। ठीक है। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, मोस्टली माइंड से ही फिजिकल जाता है। तो माइंड को हमें इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उसको पिक करने का तरीका भी एक होना चाहिए। जैसे मैम ने बताया है कि मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी लॉस में ऐसे हुआ है, तो उनका ऐसे मेरे पास कितने केसेस हैं जिसका ये मैंने पिक करा, वो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बना है। लेकिन उसमें भी कोई एक ऐसा इमोशन होगा जो सारे केसेस में कॉमन रहा होगा। ठीक है। उन्होंने एक बताया कि इसकी वजह से ये हुआ, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसेस क्या रहा होगा बॉडी का, वो भी तो कोई होगा ना। जब हमें वो समझ आ जाता है तो हम क्लियर हो जाते हैं हम क्यों माइंड को इतना प्रेफर करते हैं। ठीक है। वो समझना जरूरी है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे ऑलमोस्ट सारे इमोशंस कौन हैंडल करता है? कोई बोलेगा? हमारे इमोशंस को बॉडी में कौन सा पार्ट हैंडल कर रहा है? ब्रेन हैंडल करता है मैम। हाँ जी, ठीक है लिम्बिक जी। सिस्टम। लिम्बिक लिम्बिक। सिस्टम, वेरी गुड वेरी गुड। ब्रेन में कौन सी चीज? हाइपोथैलेमस हमको हैंडल कर रहा है। ठीक है। अगर मुझे बहुत चिंताएं होने लग गई हैं, वरीज हो गई, एंजाइटी है, मुझे एक दुख है, मुझे स्ट्रेस रहने लग गया है, तो क्या होगा? हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू होता है। ठीक है जी। और जैसे ही हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो बॉडी में क्या क्या करेगा, कोई बताएगा? जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो क्या होता है? देखिए, जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा, हम एक सिंपल, हम एक जो लोग जीएनएम थ्योरी, हैमर्स थ्योरी, ये लोग थ्योरीज के ऊपर काम करते हैं, इमोशंस और होम्योपैथी को मिक्स करते हैं, वो देखते हैं कि जब किसी को चिंता होती है वो लीवर पिक करते हैं। देखिए, चिंता होने से लीवर खराब होता है, लेकिन उसका भी कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म है, कोई प्रोसेस है। वो क्या है? जब हमारे इमोशंस में वरीज, चिंताएं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहने लग गए और हमारा स्ट्रेस क्रॉनिक बन जाए, तो क्या होगा कि कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। और जैसे ही कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, वो क्या करता है, वो ट्रिगर करता है हमारे लिवर के अंदर ग्लूकोज लेवल। वो क्या करेगा, फैट को स्टोर कर देगा ज्यादा, जिससे हमारा लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट होने लगता है। और फैटी लीवर क्या है? इनिशियल है सारी बीमारियों का। लीवर हमारा मेजर ऑर्गन है बॉडी का। बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स वहां पे सेटल हैं, बनते हैं, इवन विटामिन को भी वो प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो लीवर ही देख रहा है। और जैसे ही हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो वो क्या कर रहा है वहां पे?
एक फैट को, उसकी अच्छी खासी अमाउंट को वहां पे स्टोर करता है, जो फैटी लिवर में कन्वर्ट कर रहा है लिवर, मतलब उसकी इलास्टिसिटी को खत्म कर रहा है। वहां पे फाइब्रोसिस आएंगे, वहां पे सिस्ट बन सकती है, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी जा सकती है, हेपेटोमेगाली हो सकती है, एंड इन द लास्ट सिरोसिस ऑफ लिवर में वो कन्वर्ट हो सकता है। शुरू कहां से हुआ? स्ट्रेस से। बाकी हम उसमें इनपुट देते जाते हैं। आग को बढ़ाने के लिए जैसे घी डालते हैं ना, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा, हमने बाकी चीजें डालनी शुरू कर दी उसके साथ। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अकेलेपन में चले जाते हैं, बात नहीं करते, खाना कम खाते हैं, लाइफ में जीते हैं, तो वो क्या है? हम उस आग में घी डाल रहे हैं, उस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और माइंड का हमने क्या पिक करा था? वरीज। और ऑर्गन कौन सा ले रहे हैं? लीवर। लेकिन हमको उसका मैकेनिज्म, उसका प्रोसेस जब नहीं पता होता, तो हम इस बात का आंसर नहीं कर पाते हैं कि क्यों हमने माइंड को इंपॉर्टेंस दी। आप जब भी कोई टॉपिक पिक करते हो, आप में उसकी क्लैरिटी को होना जरूरी है कि मैंने ये टॉपिक क्यों पिक करा और इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, हम होम्योपैथ्स हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं प्रैक्टिस करने के। हम लोग माइंड से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम फिजिकल से कर सकते हैं, हम ऑर्गेनन से कर सकते हैं, हम जीएनएम थ्योरी से कर सकते हैं। हमारे पास, मतलब हम ब्लेस्ड हैं कि डॉक्टर हानेमैन ने इतने सारे रास्ते खोले हैं हमारे लिए। आपके अंदर जो बेहतर है, आप उस तरह से उसका अपना रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन जब हम एलोपैथ्स को उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं, वहां हमारा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि उनको हमारी भाषा अच्छी नहीं लगती। उनको समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हम अपना प्रोसेस उनको समझा नहीं पाते। अगर हमने ये प्रोसेस समझाया होता कि हमने माइंड को किस तरीके से यूज करा है, माइंड को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, तो उनको भी समझ आए कि हाँ ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। वो भी करते हैं कि हाँ ये किसी ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, कोई बहुत दुखी है, ये ऐसे ग्रीफ में चला गया है, सौरों में है, तो डोपामाइन बड़ा होगा। ये क्राइम को इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसका डोपामाइन बड़ा होगा, इसको प्लेयर मिल रहा है वहां पे। ठीक है ना, वो भी हॉर्मोन्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो भी वैल्यू करते हैं इमोशंस को। लेकिन उनको अपना प्रोसेस पता है, हम अपना प्रोसेस को उनके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। हम सुपरफिशियल चलते हैं, जहां पे हमारा फेलुअर है, हमारी नॉलेज लैक करती है, जिसकी वजह से हम आंसर नहीं कर पाते। तो ये तो मैंने एक सिंपल प्रोसेस बताया कि हम माइंड को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल, सवाल नहीं, मेरी एक आप लोगों से विनती है कि बहुत सारे लोग मैंने डेयर में भी देखा है, और खास करके डॉक्टर नीलम के साथ जो हमारा माइंड के साथ रिश्ता बना हुआ है, और हमारी ऑडियंस का, वो बहुत अजीबोगरीब है। मैम भी इस चीज से कई बार परेशान होती है। हम डेयर में भी देखते हैं, एक सिंगल लाइन लिखी आती है, मैं तो अपना इलाज करवाने आया था सिर दर्द का जी, अगर आप कर सकते हो। इसका क्या रूब्रिक हो सकता? अरे व्हाट इज दिस? आपने कभी नीलम मैम को देखा है कभी सिंगल लाइन पे रूब्रिक बनाते हुए? वो किसी भी मरीज की सारा मैटर को इकट्ठा करती हैं, फिर उसका थीम देखती हैं, उसके इमोशंस को पिक करती हैं, उसके बाद वो रूब्रिक बनाती हैं। आपके जो माइंड के रूब्रिक्स बनते हैं, उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मेरी प्रैक्टिस माइंड पर नहीं है, बट आई नो हाउ टू डू द प्रैक्टिस इन माइंड, कि उसमें कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। जो रूब्रिक सिंगल सिंगल लाइन पर आप बनाते हो, वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, उसमें कनेक्शन नहीं बन पाता है। आप 4 लाइंस बोलते हो कई बार एक सिंगल इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप खुद से बात करके देखिए, आप कितना खूबसूरत है। इस लाइन का अगर आंसर करना हो, तो आपको किसी को एक लाइन में आंसर करेगा, कोई 10 लाइंस में करेगा, लेकिन उसके उसके पीछे की भावना वो ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ समझ आ रहा है या गलत लग रहा है? सब कुछ ऊपर से निकल गया? नहीं समझ आ रहा है। पूरा समझ आ रहा है मैम। ये तो माइंड का था। अब हम दूसरा लेते हैं। ये सिर्फ एक माइंड का हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखेंगे। अब लेते हैं फिजिकल्स, कि क्यों डॉक्टर्स फिजिकल्स को पिक कर रहे हैं। जैसे मैं फिजिकल्स को इंपॉर्टेंस देती हूँ, मुझे वो प्रोसेस समझ में आता है, मुझे डिजीज का रूट समझ में आता है,
मुझे वो अच्छा लगता है करना कि ये डिजीज कहाँ से शुरू हुई, जिस तरह से मैंने माइंड को भी उसी प्रोसेस में देखो ढाल के बताया। मैंने एज इट नहीं लिया कि वरीज हुई तो आपका लिवर खराब हो गया। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था कि वरीज हुई तो लिवर हुआ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, होता भी है या नहीं होता है, मेरे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने उसके प्रोसेस को समझा। ठीक इसी तरह जब मेरा मरीज मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि मुझे ब्रेस्ट में फाइब्रोसिस हो गए हैं, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, तो मुझे वो प्रोसेस जानना होता है, क्यों हुए, किस तरह से हुए, आगे का प्रोग्नोसिस क्या होगा, ये रिकवरी हो सकती है इसकी या नहीं हो सकती, कितनी होगी, ठीक है, केस रिवर्सिबल है या नहीं है। मेरे लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। और जब आपका अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ और होगा तो आपको समझ भी कुछ और आएगा, आप एक्सप्रेस भी कुछ और करोगे, तो आपका वर्किंग एरिया भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जो लोग फिजिकल्स पे काम करते हैं उनको फिजिकल्स को इंपॉर्टेंस देना, उनको वो पिक करना ही समझ में आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी चीजें ना समझें। दूसरी चीजों को समझना भी उतना ही जरूरी है। कई बार बहुत सारे मरीज हमारे फिजिकल लेवल को टच ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ माइंड को टच करते हैं और डिल्यूजन तक ले जाते हैं अपने। उनका ऑरा ऐसा होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, उनका आईक्यू लेवल वैसा होता है कि वो अपने आप को, आप खुद को डिल्यूजन तक पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे एक पेशेंट आया, बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप कोई दवाई दो। इससे ज्यादा वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। पेट में दर्द है, इट्स ओके, आप डॉक्टर हो, आप पेट में दर्द की दवाई दो, पेन किलर दो, बात ही खत्म है। यहाँ हमने सोचना है, हमारे पास सिर्फ लोकेशन है, पेट में दर्द है, इससे ज्यादा कुछ सिम्टम ही नहीं है, हमको वहीं रहना है क्योंकि उसका आईक्यू लेवल ही उतना है, वो इतना ही एक्सप्रेस कर पाता है। दूसरा मरीज आता है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कीड़े काट रहे हो, वहां पे वो सेंसेशन भी दे रहा है, ठीक है। तीसरा मरीज आता है, वो लोकेशन सेंसेशन के साथ अपना डिल्यूजन भी हमें एक्सप्रेस कर सकता है कि जब ये चीज मेरे होती है तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी दूसरे को कीड़ों की तरह काट। तो वहां पे वो अपने डिल्यूजन को भी टच कर रहा है, उसका आईक्यू लेवल उतना है कि वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने डिल्यूजन को। लेकिन यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, इसी चीज को उसके डिल्यूजन में ले लेते हैं। आप उसके ड्रीम्स में जाइए कि क्या ड्रीम्स में भी वही सेम एक्सप्रेशन है। और हम ड्रीम्स में क्या गलती करते हैं, मुझे सपना आया, मुझे शेर दिखा, बस दैट्स ऑल, और हम उसको कैसे लेते हैं, ड्रीम्स ऑफ लायंस। अरे तो आपने उसमें क्या एक्सपीरियंस करा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेर को देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शेर को देख के आपने एक्सपीरियंस क्या करा, आपको महसूस क्या हुआ, वो फीलिंग क्या थी उस समय की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ लोग शेर को देख के डरते हैं, कोई भागेगा अपनी जिंदगी बचाने के लिए, कोई ब्लैंक हो जाएगा, सरेंडर कर देगा, ले भाई खा ले मुझे। कोई नहीं डरता, उससे फाइट करता है। सबकी अलग अलग स्टोरी होगी, सबका आईक्यू लेवल अलग होगा, ठीक है ना। वो जो एक्सपीरियंस करा है सब कॉन्शियस ने, क्या वो एक्सपीरियंस आपकी कॉन्शियस लाइफ में है या नहीं है। अगर वो मैच कर जाए, वो आपका डिल्यूजन जो बना वो कोर है आपका, वो सिमिलैरिटी है, वो सिमिलिमम है, उसको कभी मत जाने देना। ये बेसिक है जब भी आप केस लेते हो डिल्यूजन लेवल का। माइंड का मैंने बताया कि उसमें आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स आप अपने रूब्रिक्स में कनेक्टिविटी को छोड़ देते हैं और मैसेज करते हैं, मरीज ने ये बोला, ऐसे बताइए जी, अरे क्यों बोला, उसके आगे क्या था, उसके पीछे क्या था। बहुत सारी रील्स आती है ना, वो सिंगल लाइन रील्स, ये स्टेटमेंट आ गई, अरे वो स्टेटमेंट के आगे पीछे की कॉन्वर्सेशन होगी आधे घंटे की, उसके सवाल के अगेंस्ट वो बोला गया, वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो सिंगल लाइन को हम एंटरटेन कर रहे होते हैं, हमें मजा आ रहा होता है। वो सिंगल लाइन को एंटरटेन मत कीजिए मरीज की। वो जो सिंगल लाइन को आप एंटरटेन करते हैं
वो हम अपना मरीज खराब कर रहे हैं। ये गलती दोबारा मत करना। मेरी तो रिक्वेस्ट ही हो सकती है, क्योंकि मैम नीलम मैम से आप ज्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं, पर वो भी इस चीज से हमेशा दुखी रहती हैं कि ये सिंगल लाइनर्स आते हैं मेरे पास, इसका रूब्रिक बना दो। तो ये मत कीजिएगा। आप हमारे इम्तिहान लेते हैं उस समय कि हाँ बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है जी। अभी हमने डेल्यूजन का देखा और फिजिकल का देखा। माइंड में मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी। जब आप लोग माइंड को पिक करते हैं उस समय जो उसका मेजर फिजिकल इश्यू होता है, जिस चीज के लिए आपके पास आता है, उसको लेना मत भूलिए। आप माइंड में आपने सारा कुछ ले लिया, फिजिकल को पिक नहीं करा है, आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी है जिस मेजर फिजिकल चीज के लिए आया। मरीज को नहीं पता कि आप माइंड के डॉक्टर हैं, फिजिकल के डॉक्टर हैं, उसको पता ही नहीं होता। ये तो हमको पता होता है हम क्या कर रहे हैं। मरीज ने आपको अपनी कंप्लेंट बताई कि मेरा ये पेट दर्द हो रहा है, हमने सारे उसके माइंड ले लिया और मेडिसिन दे दी। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी मेडिसिन में वो फिजिकल सिम्टम नहीं है, पेशेंट का सिम्टम निकल जाएगा, पर उसकी डिजीज वापस फिर रिलैप्स होके आपके पास आएगी। मरीज दोबारा आ सकता है हमारे पास रिलैप्स होके कि डॉक्टर बढ़िया है, ठीक कर दिया था, मैं फिर से जाऊंगा। लेकिन खुद से पूछेगा कि क्या आपने मरीज के साथ सही करा या गलत करा। अगर उसके पास कोई पैथोलॉजी हुई या कोई पैथोलॉजी बढ़ने वाला कोई केस हुआ, ऐसी डिजीज हुई डीप पैथोलॉजी वाला, तो आप क्या कर रहे हो। तो हमारे लिए उतना ही जरूरी है टेस्ट करवाना। या तो आपका डायग्नोसिस हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपका डायग्नोसिस स्ट्रांग नहीं है तो आप टेस्ट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। टेस्ट करवाइए, देखिएगा जरूर कि क्या उसमें पैथोलॉजी डाउन जा रही है उसके सिम्टम्स की तकलीफों के साथ साथ या नहीं। अगर पैथोलॉजी नहीं जा रही है, इसका मतलब ही ये है कि जो मेडिसिन दी गई है वो पार्शियल है। उसने सिम्टम्स रिकवर कर दिए हैं, वो पैथोलॉजी रिकवर नहीं करी है, क्योंकि उसमें हमारा फिजिकल सिम्टम वो था ही नहीं। मेडिसिन सिलेक्ट करने से पहले माइंड एज वेल एज फिजिकल, इन दोनों का साथ होना जरूरी है, तभी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनती है। माइंड को इंपॉर्टेंस देने का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल लेवल छोड़ दोगे। माइंड किसके ऊपर काम कर रहा है, आपके फिजिकल लेवल पर, आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हम माइंड को ले रहे हैं, हम दिमाग को तो ले रहे हैं, वो कंट्रोल किसको कर रहा है, हम उसका मैकेनिज्म और उसका प्रोसेस को भूल जाते हैं जहां हम गलतियां करते हैं। अब ये एंट्री पॉइंट्स होता है कि माइंड से आपने एंट्री पॉइंट लिया है। जैसे टंग का आ गया कि हमने जीप पर देखे 2 स्ट्राइप्स आ गई हैं, हमें वो एंट्री पॉइंट है, डायग्नोसिस है कि भाई इसको टाइफाइड हो रहा होगा। कुछ सिम्टम्स हमारे जैसे ब्रिटल नेल्स है, वो एंट्री पॉइंट है एक डिजीज का। पेल हैंड्स है, वो एंट्री पॉइंट है कि हाँ ये डिजीज के चांसेस हो सकते हैं। उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस 3-4 आ सकते हैं, हमें उस पर भी काम करना चाहिए। ये बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस है जिसका हमें मालूम होना चाहिए, और जो हम पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, और आने वाली जो हमारी जनरेशन है हम उसको भी गलत गाइड करते हैं। ठीक है जी। अब लेते हैं हम फिजिकल्स। जब हम फिजिकल्स पे काम करते हैं, हमें लोकेशन, उसकी मोडालिटी, उसकी सेंसेशन, ठीक है, कंकॉमिटेंट, ये सब मालूम हो तो हमारा एक सिम्टम बनता है। लेकिन जब डीप पैथोलॉजीज देखते हैं, वहां पर हमारी मेडिसिन कई बार चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम सिंगल मेडिसिन पर काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे केसेस होते हैं, एटलीस्ट इन माय प्रैक्टिस तो ये नहीं हुआ। जो लोग करते हैं सिंगल डोज सिंगल प्रैक्टिस पे, तो वो सच में बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस वैसा है कि वो कर सकते हैं। शायद मेरे से वो अभी तक नहीं हो पा रहा, मैं एबल नहीं हूँ शायद। ठीक है। लेकिन अगर आप मेडिसिन चेंज करके सिचुएशंस के हिसाब से, वो कौन सा चेहरा सामने लेके आया है अपनी पैथोलॉजी का, आप वहां पे वर्क करते हैं, धीरे धीरे आप उसके सिमिलम उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं बाद में, तो आपके केसेस रिलैप्स नहीं होंगे। इज इट ओके? थोड़ा सा केस टेकिंग के बारे में जो बताया, कोई सवाल? अरे कोई तो बोलो।
अभी तक क्लियर है सब कुछ? चलो फिर मैं सवाल पूछता हूँ। हाँ पूछो। लेकिन नहीं ऑर्गेनिक मत पूछना। नहीं नहीं, तुमको नहीं, जिनको समझ में आया उसको। हाँ। अभी जैसे हमने देखा है कि माइंड में कितना इम्पोर्टेंस है। हमने देखा है कि फिजिकल्स में कितना इम्पोर्टेंस है। हर एक डॉक्टर बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल। लेकिन अगर ऑर्गेनाइन की बात करें, मेंटल सिम्टम्स जो बोला है उसमें दो टाइप्स बोली है। हम्म हाँ? जो हम्म माइंड से मतलब माइंड से फिजिकल पे आते, पार्ट वन। पार्ट टू, जो फिजिकल से माइंड के तरफ जाते, राइट। तो दोनों केसेस हमारे पास आएंगे। पहचानोगे कैसे कि ये हमारे पास जो आया समझो माइंड का सिम्टम लेके ही आया, लेकिन ये मेंटल ओरिजिन से आ रहा है या फिजिकल ओरिजिन से आ रहा है, इसको पहचानोगे कैसे? सर हिस्ट्री में से पता चल जाएगा। हम फॉर बिल्कुल। पूछेंगे। एग्जाम्पल। हेलो। हाँ बोलो ना। सर डॉक्टर वंदना। सर हिस्ट्री में से पता चल जाएगा। हम पूछेंगे कि आपको पहले जैसे सपोज पेशेंट आता है इंसोम्निया के साथ, ठीक है, उसको नींद नहीं आ रही। तो हम उसको पूछेंगे कि आपको नींद कब से नहीं आ रही। तो वो बोलेगा नींद मुझे 2 साल से नहीं आ रही। फिर उसकी कोई और कंप्लेन होगी, जैसे उसने बोला कि मेरे को डिप्रेशन भी हुआ था, तो हम पूछेंगे कि वो कब हुआ था, तो वो बोले कि वो 2.5 साल से। फिर इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि वो बोलेगा कि मेरा पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, और वो सर्जरी में प्लेट वो फेल हो गई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की, उसके बाद भी अभी भी मैं अच्छे से नहीं चल पा रहा हूँ। तो मतलब ऐसा ओरिजिन आएगा, मतलब ये जनरली देखो, ऐसा। तो आपने बोला सही है एक पार्ट, लेकिन जी। मुझे क्या लगता है, तुमने बोला एक्सीडेंट हुआ। हाँ, हाँ। एक्सीडेंट ये डिसीज नहीं है, इंटरनल डिसीज जिसको बोलते हैं हम, हम्म, है ना। क्योंकि वो माइज्मेटिक लेवल पे जाएगा नहीं, माइज्मेटिक लेवल पे उसकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिजिकल सिम्टम्स से माइंड को जाने वाले डिसीज के टाइप अगर देखें ना, कि सपोज सेरेब्रल अटैक्सिया कोई भी, वगैरह। हाँ नहीं, किसी को कुछ हुआ है, जैसे मेरा पेट दुख रहा है एक्यूटली समझो, तो एक्यूटली मेरा माइंड डिस्टर्ब भी हो जाएगा, मैं एंग्शियस हो जाऊंगा, है ना। लेकिन जैसे वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वो पार्ट है जहाँ पे फिजिकल पूरी तरह अभी गए हैं, मतलब वो नहीं है, तुम्हें दिखेंगे नहीं। अभी जो दिख रहा है वो माइंड सिम्टम दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये फिजिकल सप्रेस होके माइंड आ गया है। जैसे माइंड से फिजिकल पे जो सिम्टम आते हैं वहां मेंटल सिम्टम दिखते नहीं है। हाँ, यस। फिजिकल सिम्टम दिखेंगे बस। हाँ। हम्म दूसरी बात, जैसे मेरा पेट दुख रहा है, एक दिन दुखे तो पेन हो रहा है, मैंने बर्दाश्त किया, 2 दिन हो रहा है, पहले मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी होम रेमेडीज ट्राई करूंगा जो मुझे पता ही। फिर मैं बोलूंगा यार कोई तो एक्सपर्ट चाहिए, तो मैं खुद से, अगर होम्योपैथी मुझे अच्छी लगती है तो मैं होम्योपैथी का, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं वो खुद की दवाई लूंगा। वो भी ठीक नहीं हो रहा है तो मैं मेरे कोई फ्रेंड है जैसे डॉक्टर प्रोमिला को बोलूंगा कि यार मेरे से तो ठीक नहीं हो रहा, तुम करो। हाँ, फिर उससे भी नहीं हो रहा है, फिर कोई स्पेशलिटी के पास जाऊंगा, उससे भी नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि अभी मैं कंफ्यूजन में जा रहा हूँ। ये स्टेट अभी क्या हो रहा है कि ये इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि फिर माइंड पे इतना ज्यादा टोल हो जाएगा कि वो बर्दाश्त, माइंड का क्या बोलते हो, वो सिम्टम्स इतने सीवियर हो जाएंगे, वो एंग्शियसनेस, कंफ्यूजन, है ना, और एंजाइटी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा कि फिजिकल सिम्टम्स वो बर्दाश्त, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस उसका चला जाएगा। मतलब वो महसूस नहीं करेगा, वो चले गए सिम्टम। अब जो दिख रहा है वो फिजिकल पे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। ऐसा नहीं कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, एक महीना, इसमें नहीं है, इसमें सालों लगेंगे इसका माइंड चेंज होने में, है ना।
और देखो अभी देखो ये केस मैंने बोला है, दूसरा है माइंड से आया है। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, मैं क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्ब होने से एंगर आ सकता है, एंजाइटी होता है, फियर हो सकता है ना। उसके ऊपर हम लोग तो देते थे। ऑर्गेन में इसके डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छा तरीका बोला है, जो माइंड से फिजिकल पे जा रही सिम्टम्स। हाँ, उसने क्या बोला है कि अगर मैं वो पेशेंट को कंसोलेशन करता हूं तो उसको अच्छा लगेगा। मतलब उसका फिजिकल पे भी आया है और मैं कंसोल करता हूं तो फॉर टाइम बिंग उसका जो दर्द है वो कम एक्सपीरियंस होने लगेगा उसको। लेकिन फिजिकल का, जो फिजिकल से माइंड की तरफ गया, वहां पे अगर कंसोल करोगे तो वो एग्रेवेट करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो पेट दर्द का है, बहुत दर्द हो रहा है और बहुत लंबे समय से हो रहा है, मेरा पूरा डिस्टर्ब हो गया, और कोई कंसोल करेगा, यार कुछ नहीं है, ये ठीक है। कंसोलेशन तो, मैं तो अब यार क्या बोल रहा है, तकलीफ तो मुझे हो रही है। हाँ, तो ये बात है कि माइंड का जो सिम्टम है ना, माइंड से फिजिकल पे आएगा, वहां पे कंसोलेशन से एम्बलरेशन रहेगा। और जो फिजिकल से माइंड की तरफ जा रहा है, वहां पे जहाँ पे फिजिकल ओरिजिन है पहले, और उसके बाद में माइंड आया है, वहां पे एग्रेवेट करेगा। उसके जो भी कंप्लेंट्स रहेंगे वो एग्रेवेट करेंगे। ये मेन डिफरेंस है। हेलो। हाँ जी समझ आ गया। वंदना। हाँ जी समझ आ गया और मैम। प्रोमिला ने और एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें वो कोर पकड़ना चाहिए। जो भी थीम है पूरी, ये एक लाइन का नहीं रहेगा, ये पूरा जैसे एक पोस्टर है, समझो एक पोर्ट्रेट है ना। ये पोर्ट्रेट में मैंने दो पोर्ट्रेट बना के दे दिए, उसमें सब्जेक्ट सेम है। हाँ, समझो एक ट्रैफिक का है, ट्रैफिक में गाड़ियां चल रही है, चौक का है, एक पुलिस वाला ये कर रहा है, दोनों में सेम है। हाँ, अभी सब्जेक्ट सेम है, लेकिन थीम क्या हो सकती है उसका। जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट है या ग्रे स्केल पे, एक कलर पे है, तो तुम वो थीम पे ऊपर बोलोगे ये जैसे ब्लू स्केल पे जा रहा है, ये रेड स्केल पे जा रहा है, ये ब्लू स्केल पे जा रहा है। जो टोन होता है ना, वो पूरे पिक्चर का वो इम्पोर्टेंट है। और वो उसमें भी आप हम अपने इमोशंस अगर ना बीच में डालें, अपनी नहीं, समझ से उसको ना वो तो समझे, उसकी समझ से ही वो समझे तो बेहतर है। ये तो हमारी जो किताब है ना दिमाग की, वो ब्लैंक होनी चाहिए जब पेशेंट देखते हैं। मुझे अगर कोई अचानक बोलेगा कि इसके रोक दो या इसके रेमेडीज बोलो, यार झटक से अगर मैं सोचूंगा तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में है ही नहीं कुछ। हाँ, जब, और पूरी बात जो है ना, वो थीम, थीम का मतलब जो भी अभी पेशेंट के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते, फिजिकल होते, मेंटल होते, फिर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्कॉमिटेंट होते, पैथोजेनेटिक होते, जैसे कुछ भी सिम्टम का नाम ले लो, बहुत सारे रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा उसमें से, जो सिम्टम शुरू से लेके लास्ट तक बना है, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी लो हो या कितनी भी हाई हो, वो प्राइमरी रहे या फिर वो सेकेंडरी, सेकेंडरी तो नहीं रहेगा, वो शुरू से लेके, मतलब पेशेंट को जहां से पता है वह डिसीज कहाँ से ओरिजिन हुई, वहां से लेके आज तक वो सिम्टम की एग्जिस्टेंस पेशेंट में बनी रहती है, वो वो प्रायोरिटी सिम्टम रहेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट है, मैम ने एक बात बहुत अच्छी तरह से बोली कि प्रेजेंट ऑलवेज इम्पोर्टेंट है। जो पेशेंट तुम्हारे पास जो सिम्टम लेके आया है, उसको कौन से भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते हो। और मुझे याद है कि वो तोरन वाली बात याद है तुम्हें।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तोरण की तो बात हमने बोली है, वहां पे पत्ते होते हैं, फूल होते हैं। तुम पत्ते को मेडिसिन दोगे तो एक ही पत्ता निकलेगा, फूल को दोगे तो एक ही फूल निकलेगा, है ना। लेकिन अगर पूरा के पूरा तोरण नीचे लाना है तो धागे को देना पड़ेगा, जो धागा वन एंड से लेके दूसरे एंड तक कंटिन्यू रह रहा है। सेम हम लोग बात करेंगे सजे, ट्री है, ट्री एक पेड़ है। हाँ, जमीन से रूट्स होके, ट्रंक होके, उसके ब्रांचेस है, ब्रांचेस के बाद फल है, फूल है, सब कुछ है। लेकिन तुम एक को मेडिसिन दे रहे हो ना, वो जाके कहीं से वो पेड़ के ऊपर ही उस खत्म हो जा रहा है। जैसे एक पत्ता है, वो जाके वो ब्रांच के ऊपर खत्म हो जाएगा। फल है, उसके स्टेम के ऊपर खत्म हो जाएगा, स्टेम उसके ब्रांच के ऊपर खत्म हो जाएगा। एक ब्रांच, एक ग्रुप ऑफ ब्रांचेस का रूट के ऊपर खत्म हो जाएगा। सारे ब्रांचेस मिलके ट्रंक के ऊपर खत्म हो जाएंगे, और सब जाके रूट्स में खत्म हो जाएगा। तो हमें मेडिसिन ऊपर वाले को दोगे तो ऊपर वाला ही नहीं खत्म हो जाएगा। रूट्स को दोगे तो पूरा के पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा। यही बात है कि हमने मेन कंसर्न जो है केस का या पूरी थीम का, पूरा वो पेशेंट एज ए होल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये इसलिए बोलना चाहा कि प्रोमिला मैम ने बहुत अच्छी तरह से ये बातें अलग वर्ड्स में बोली है, लेकिन अच्छा लगा कि पता है सब कुछ। चलो। ये आज ही पता लगा कि मुझे पता है सब कुछ। हाँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू है। देखिए, हमारे दिसंबर सेशंस में ना डॉक्टर विपन आए थे। उन्होंने एक लेक्चर दिया था इमोशन और होम्योपैथी, और उसके लिए बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए हैं कि हमें रिपीट पे चाहिए या हमें इसका सेकंड पार्ट चाहिए। उसको एज इट मत लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी होम्योपैथी का, हमारी प्रैक्टिस का। उसके पीछे का मैकेनिज्म भी समझिए। फिर डॉक्टर शास्त्री आए थे साउथ से। उन्होंने जिस तरह से पैथोलॉजी के छोटे छोटे पार्ट्स, ये विटामिन के पैथोलॉजीज के साथ ऐड करे थे हमारे बॉडी के फंक्शंस के साथ, वो इतने इंपॉर्टेंट थे, और बहुत सारे लोगों ने उनके लिए भी उतनी तारीफ करी थी। तो इन चीजों को जब हम बताते हैं, हम बेशक उसको एक या दो सेंटेंसेस में बताते हैं। मैं भी आज कुछ चीजों का मैं मैकेनिज्म नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है उस समय। तो जब वो चीज पता लगती है, उसको एज इट लेने की बजाय अगर हम उसको थोड़ा सा कुरेदें, ठीक है, उसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करें, तो हमें बहुत कुछ समझ आता है। तो वो चीजें छोड़िएगा मत। बहुत सिंपल होती हैं छोटी छोटी चीजें। जैसे हमें डायबिटीज के पेशेंट आजकल मेरे पास बहुत आ रहे हैं, हमने देखा है कि उसमें ना नंबनेस बड़ी आती है हाथों पैरों में। एक टाइम पर जाके जब बहुत लंबे समय से पेशेंट डायबिटीज का चल रहा होता है, तो जब उसको एक्सप्लोर करके देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी भी उस पेशेंट में रहती है, क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और विटामिन बी हमें मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा होता है। कैसे काम कर रहा होता है? जब हम च्यू करते हैं, वहीं से उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, अमाइलेज से हमारे स्लाइवा के साथ मिलके बनता है। वह नेचुरल एक विटामिन बी हमारी बॉडी में जा रहा है। हम जितना चबा के खाएंगे उतना विटामिन बी बनता है। और जितने भी मैंने देखा है पेशेंट्स ये डायबिटीज वाले, उनमें एक पीछे कड़वापन रहता है, उनके स्वभाव के पीछे एक तेजी रहती है उनके स्वभाव के पीछे, और वो खाना भी बड़ी तेजी से खा रहे होते हैं। तो उनकी बॉडी में नेचुरल विटामिन बी नहीं बन रहा होता। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती है और विटामिन बी की डेफिशिएंसी भी होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन पेशेंट्स के साथ। आप जब अपने पेशेंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, उनका डाटा कलेक्ट करोगे, एज इट मत कीजिए कि हाँ ऐसे मरीजों में ऐसे हुआ। अरे क्यों हुआ, सॉरी, क्यों हुआ वो भी जानिए। जिस तरह से मैंने डाटा कलेक्ट करा कि न्यूरोपैथी जब आती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये नंबनेस हाथों पैरों में आती है, वहां पे मैंने ये भी देखा कि विटामिन बी का डेफिशिएंसी आई है। लेकिन क्यों?
ऐसा क्या हो रहा है कि सब पेशेंट्स को एक जैसे आई है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। वहां हम होम्योपैथ्स हैं, आप लोगों में से 80% लोग माइंड पर प्रैक्टिस करते हैं, आप माइंड पर प्रैक्टिस करते हो, आपको तो ज्यादा पता होना चाहिए कि भाई इसका माइंड यहाँ पे रिलेट कर रहा है, किस तरह से रिलेट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस है डायबिटीज में कि इनको ये चीजें नंबनेस आ रही है। जब हमको उसका प्रोसेस समझ में आता है तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनको काउंसल कर सकते हैं, उनकी हैबिट्स चेंज करने में उनकी मदद कर सकते हैं वाया काउंसलिंग। तो माइंड, नो डाउट हम मानते हैं कि माइंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को हम ही लोग खत्म करते हैं, उसको ना समझकर, उसके प्रोसेस को हम दरकिनार कर देते हैं कि नहीं इसका प्रोसेस नहीं समझेंगे, हमें तो बस माइंड का पता चल गया, एक एक सेंटेंस पे रूब्रिक बनाएंगे आज। अरे नहीं बनाओ ऐसे, उसकी फीलिंग्स देखिए, उसका प्रोसेस देखिए, वो समझना ज्यादा जरूरी है। कोई और सवाल इसके पीछे? मैंने तो बहुत बेसिक सा एक केस लेना सिखाया आज, जिस तरह से मैं लेती हूँ अपनी प्रैक्टिस में। कोई और सवाल किसी का हो तो प्लीज सामने आइएगा। एक सिंपल सा संजय, संजय, आई थिंक संजय चले गया शायद। संजय, कुछ दिन पहले एक केस आया था मेरे पास, कुछ 1.5 महीना पहले, तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने संजय से डिस्कस करा, उसको रिव्यू कर रहे थे हम। केस था वो स्प्लीनिक एब्सेस था उनको, जब मेरे पास आए थे, और साथ में उनको था क्रोन्स डिजीज। हॉस्पिटलाइज थी, बहुत पेन था, वॉमिटिंग्स बहुत थी, तो हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया कि नहीं बस आप घर जाइए जी, इतना ही हम हेल्प कर सकते हैं। एज 45-50 के बीच में। तो तब वो मेरे पास आए थे कि पेन बहुत ज्यादा है, और बाय नेचर वो क्या काम कर रहे थे, वो टैक्सी ड्राइवर हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से मैं तो कभी कभी करता हूँ। खाना अपसेट होता है, कभी खा लिया कभी नहीं खा लिया, तो आपको बहुत लंबे समय तक गाड़ी चलानी पड़ती है, तो ओपीएम इनटेक भी रहता है ऐसे पेशेंट्स का। ठीक है, तो जब हमने देखा कि स्प्लीनिक एब्सेस भी है और क्रोन्स भी है, और पेशेंट का मेजर एक जो सिम्टम लेके आया था कि मुझे सिवियर पेन स्टार्ट होता है एकदम से, और मैं पेट को पकड़ता हूँ, और फिर वो धीरे 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 करके डाउन जाता, मुझे वॉमिटिंग आती, तो मैं रिलैक्स हो। अगर इस चीज को समझो, डायग्नोज वर्ड हमारे पास है सीटी का, सीटी एब्डोमेन में, तो दोनों में ही ये सिम्टम मिलेगा, समझते हो। लेकिन अगर हमको यहाँ पे ट्रीट करना है तो हमको कौन सी कॉमन रेमेडी देनी थी। तो जब मैंने देखा कि पेन बहुत तीखा होता है, जिस तरह का वो बता रहे थे, तो नाइट्रिक एसिड हमारे सामने उस समय सामने आई, तो नाइट्रिक एसिड से उनका पेन काफी रिलैक्स हो गया। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद उन्होंने अपनी आंख का ऑपरेट करवाया, कैटरेक्ट था। तब सारे ब्लड टेस्ट हुए, वायरल टेस्ट हुए, तो तब पता लगा कि हेपेटाइटिस बी भी है उन्हें। अब डॉक्टर्स ने फिर बोल दिया कि आप जाइए घर, हमने कैटरेक्ट ऑपरेट तो कर दिया, अब हेपेटाइटिस बी भी है आपको। तो अब वो फिर मेरे पास आए हैं, लेकिन अब क्या देखना है, हम अगर तो ऑर्गन को टारगेट करते हैं, हम होम्योपैथ्स हैं, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम ऑर्गन टारगेटिंग मेडिसिन भी देख सकते हैं, हम फिजिकल्स को भी टारगेट कर सकते हैं, हम माइंड से भी एंट्री मार सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जो मेरा तरीका था, मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि पैथोलॉजी डेवलप कहाँ है, लीवर, स्प्लीन, और साथ में उसके इंटेस्टाइन्स, ये तीनों चीजें उनकी सामने आ गई। संजय, इनकी रिपोर्ट्स भेजी थी हमने, थोड़े दिन पहले डिस्कस कर रहे थे। तो इस केस में जब हम देख रहे थे कि कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो तीनों ऑर्गन्स को, तीनों ऑर्गन्स के ऊपर काम करे, स्फीयर ऑफ एक्शन उस रेमेडी का हो जो तीनों ऑर्गन्स को ले, क्योंकि अब उसका पेन बहुत कम है, तो उसका फिजिकल इशू नहीं है, लेकिन ऑर्गन्स तो आज भी उसकी है, उसके अंदर वो चीजें हैं। स्प्लीनिक एब्सेस नो डाउट के थोड़ा कम हो गया है, क्रोन्स की इंटेंसिटी कम हो गई है, क्रोन्स तो है एटलीस्ट उसके अंदर अभी भी, और साथ में हेपेटाइटिस बी पहले चेक नहीं हुआ था, आज उसके साथ वो भी है, हमें पता लग गया, पहले से ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में उसके माइंड को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, और देखिए पेशेंट
का वर्किंग एरिया क्या है, वो ड्राइवर है, वहां पे उनका आईक्यू लेवल कितना होगा, वो किस तरह से हमें एक्सप्रेस करेंगे माइंड, वो नहीं कर पा रहे। वो तो अपने फिजिकल को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, रिपोर्ट्स ला के दे दी, आप करो, ठीक है, इट्स ओके। तो इस तरह के पेशेंट्स में हम मतलब किस तरह से आप माइंड को, वो कुछ बता नहीं पा रहा, उनका आईक्यू लेवल ही नहीं होता है कि वो डिल्यूजन तक हमें लेके जाए। ठीक है, फिर वो सामने दो चार ही सिम्टम्स आते हैं कि वो तो हमारे पे भरोसा करके आ गया हुआ है। अरे हम डॉक्टर्स हैं, इट्स कॉमन, हम भी जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं, हम भी भरोसा लेके जाते हैं, भगवान का दूसरा रूप माना गया है। ठीक है ना, वहां पे हमारा भी भरोसा होता है, हम हमारी जब सर्जरी होती है हम भी भरोसा करते हैं कि सर्जरी अच्छी होगी। वहां पे अगर ऐसे सिम्टम्स, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है कि ये ऐसे सिम्टम्स पिक करते हैं, तो थोड़ा सोचिए कि क्यों, क्या हम भरोसे लायक नहीं थे, हम भरोसा करवाने के लिए ही तो बैठे हैं। तो ये कॉमन चीज थी, मैं इस चीज को नहीं पिक कर सकती कि वो मेरे पे भरोसा करके आ गया कि आप ठीक करो जी। ऐसे केसेस में हमें रास्ते पता होना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, फिर से वही बात, लेकिन कौन सा रास्ता कब अपनाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। आप डॉक्टर संकरन को भी देखोगे, वो हमेशा से ही संकरन नहीं फॉलो करते हैं, उन्होंने एक मेथड को इजाद करा, लेकिन वो दूसरों को भी मेथड्स को अप्लाई करते हैं, वो एक्यूट्स भी देखते हैं, वो की नोट्स पे भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर विजयकर को देखिए, सिर्फ अपना मेथड नहीं करते हैं वो फॉलो, वो दूसरी चीजें भी देख रहे हैं कि ये पेशेंट इस चीज में नहीं फिट हो रहा है, मेरे मेथड के अकॉर्डिंग नहीं देखा जा सकता, अब इसमें क्या करें। अगर हमें रास्ते नहीं पता होंगे तो हमारी प्रैक्टिस ब्रॉड नहीं हो सकती। तो ये बेसिक्स का जानना बहुत जरूरी होता है कि हम क्या करते हैं और कब करना है। ठीक है, कोई सवाल हो तो प्लीज सामने आइएगा। कोई सवाल? संजय, इनकी रिपोर्ट भेजना जरा एक बार, जो अभी थोड़े दिन पहले, कुछ 4-5 दिन पहले हम केस देख रहे थे, वो सिर्फ क्लिनिक एब्सेस और है ना, मेरे ख्याल से कर सकते हो। नहीं, वो दूसरे इस पे, व्हाट्सएप ओके पे। चलो, रहने दो। कोई सवाल हो? सिर्फ केस टेकिंग पर ही आज हम कर रहे हैं कि केसेस को किस तरह से लेना है। कई बार केसेस आते हैं जो बिल्कुल हमें की नोट्स की तरह बताते हैं कि मुझे ये हो गया, तो बहुत सिंपल लगता है उनमें ट्रीट करना। डॉक्टर योगेश बहुत ही मतलब फास्ट है की नोट्स में। अरे सब समझ आया कि कुछ भी समझ नहीं आया यार? आज इतना इतना मुश्किल था क्या? नहीं मैम, समझ आ गया हमें तो। मुझे, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इतनी शांति देख के, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं नहीं, हमें तो समझ आ गया। मैं मेटाफोर्स के बारे में भी क्लियर करना चाहूंगी। एक समय था, उसको मैं अपनी इग्नोरेंस ही समझती हूँ, कई बार हमें हमें इतना ज्ञान नहीं होता है कि हम फिर रिएक्ट करते हैं। कुछ ये बहुत साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो मैं अपने सर के पास गई, तो मैंने बोला कि बहुत सारे लोग मेटाफोर्स पे प्रैक्टिस करते हैं, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है ना, कुछ भी समझ लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि तू जिनको देख रही है ना कि मेटाफोर पे प्रैक्टिस करते हैं, उनको छोड़, मेटाफोर्स को समझो कि है क्या है। उन्होंने बड़ी सिंपल एग्जांपल बताई कि धुआं दिख रहा है आपको आसमान में, तो आप देख रहे हो धुआं है, ठीक है, काला एक बादल जा रहा है, काला सा एक शेडो दिख रही है, वो क्या है? आपने अंदाजा लगा लिया कि वो धुआं है, और वो धुआं ही है। लेकिन वो धुआं किस चीज का है, आपको वो जानना जरूरी है। हमने उस शेडो से अंदाजा लगाया है कि वो धुआं है, वो मेटाफोर हमने बना दिया कि ये धुआं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन के साथ उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि ये तो कपड़े जलाए होंगे, अगर मौसम है ये खेतों में आग लगाने का, तो हमने उसके साथ जोड़ दिया।
लेकिन वो धुएं का करेक्टर जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये धुएं का करेक्टर क्या है। अगर कपड़े को आग लगी होगी तो वो किस तरह का दिखेगा, अगर खेतों में आग लगी होगी तो उसका धुआं किस तरह का होगा। ठीक है, अगर किसी के घर को आग लगी है, पेड़ों को आग लगी है, तो उसका धुआं कैसा होगा, उसकी स्मेल कैसी होगी, उसके धुएं का करेक्टर कैसा होगा, क्या वो काला ही दिखेगा, कहीं से आउटर लाइन उसकी रेड होगी या ब्लू होगी, येलो होगी। वो करेक्टर्स को जानना भी उतना जरूरी है, तब वो एक मेटाफोरिक साइंस सामने आती है, जो हम मेटाफिजिक्स भी बोलते हैं। हम सिम्टम जो ये जीएनएम जो थ्योरी है वो यही है, मेटाफिजिक्स ही है। उसके पीछे का मैकेनिज्म हम नहीं समझते हैं, तो जब हम अपने अंदाजा लगा देते हैं वो गलत है। तो मेटाफोर इज ऑल्सो एक गुड साइंस अगर हम उसको सही से समझें। अरे किसी का भाई संजय, मुझे लगता है तुम्हारा आवाज आ रही है। एक मिनट, बाहर से। स्पीकर ऑफ कर दो, म्यूट कर लो या तो। कोई हाँ, सवाल किसी का? डॉक्टर परमजीत सिंह जी, सर बिल्कुल हो सकता है, उसके सिम्टम ऐसे होंगे, सिमिलरिटी होगी, तभी वो सिंगल डोज से गया होगा सर। वो तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि माइंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें उसका आंसर पता होना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से वर्क करता है। कोई और सवाल प्लीज सामने आइएगा जल्दी, फिर नहीं तो फिनिश करें। चलिए खत्म करते हैं। फिर भी मेरी सारे सीनियर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सामने आइएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा हम हमारे साथ। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और नई टेक्निक्स, नए सब्जेक्ट्स। थैंक यू जी, थैंक यू। और डेयर की कुछ पेड क्लासेस भी हो रही हैं, अगर किसी को ज्वाइन करनी होती है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और डेयर की तरफ से ई मैगजीन भी आ रहा है, आप आर्टिकल्स अपने सेंड कर सकते हैं। सिलेक्शन बोर्ड में मैं नहीं हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिलेक्शन बोर्ड में मैं नहीं हूँ, वो टीम अलग है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा डियर को। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। संजय कर दो। कहाँ गया संजय?